30 अप्रैल 2011 कॉलेज चलती हैं हर तरफ के हमारा जो सब इंस्पेक्टर है वो शहीद हो गया है। ज़िला शेखुपुरा, थाना खानका डोगरा और चौकी सलार बंगला। और पता चलता है कि जी वहाँ पे नक्काश भट्टी उर्फ काशी भट्टी के गांव में रेड किया पुलिस ने, पुलिस मुकाबला हो जाता है। और इसी पुलिस मुकाबले के दौरान उनका सब इंस्पेक्टर जो रहमत अली था वो शहीद हो जाता है। जैसे कॉलेज चलती हैं पूरे ज़िले में और डीपीओ उस वक़्त के होते हैं राना शाहिद, वो भी मौका पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो 7 घंटे तक ये पुलिस मुकाबला चलता है और यहाँ पर इतनी शदीद फायरिंग होती है कि गांव वाले गांव से निकलकर बाहर चले जाते हैं और फायरिंग चलती रहती है। और कुछ जो कांस्टेबल हैं वो भी ज़ख्मी होते हैं और जो इश्तिहारी मुल्जिमान थे वो भी ज़ख्मी होते हैं। और ये तकरीबन 7 घंटे तक ये मुकाबला जो है वो चलता रहता है। इसी दौरान जब ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, हर तरफ एक हलचल मच जाती है कि सलार भट्टियाँ गांव से एक काशी भट्टी नाम का जो बड़ा गैंगस्टर था उसके साथ पुलिस मुकाबला हुआ है। पुलिस मुकाबला इतना ख़तरनाक था कि वो ग्रेनेड इस्तेमाल कर रहे थे, रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल कर रहे थे और क्लाशिन और मशीन गन का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे ये यहाँ से जो गांव है सलार भटिया, वहाँ पे पुलिस मुकाबला नहीं हो रहा बल्कि वहाँ पे जंग हो रही है। इस तरह ख़तरनाक इतनी शदीद फायरिंग वहाँ पे हो रही थी कि जो गांव वाले थे वो गांव छोड़कर बाहर चले गए थे, गांव से बाहर थे। और पुलिस थी और वो मुल्जिमान गैंगस्टर सारे वो थे। और ये जब उसके बाद ब्रेकिंग चलती है तो सारा मीडिया भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन अंदर गांव के कोई नहीं जाता। पुलिस की गाड़ियाँ जाते हुए नज़र आती हैं, तरबंद गाड़ी भी वहाँ पे गांव के अंदर जाती हुई नज़र आती है। और जो 11 22 है वो भी गाड़ियाँ अंदर बाहर जो है वो भी जा रही होती हैं। और पुलिस हर तरफ पुलिस ही पुलिस होती है। इससे पहले इतना बड़ा पुलिस मुकाबला नहीं होता जो उस दिन 30 अप्रैल 2011 को सलार भट्टियाँ गांव में होता है। और काशी भट्टी की अगर मैं बात, काशी भट्टी ये जराइम की दुनिया में कदम रखता है तो उसका भाई जो है वो कत्ल होता है। उसके भाई को कत्ल करने वाला अल्ताफ विरक ग्रुप वो था। और जब काशी भट्टी असला उठाता है तो असला उठाने के बाद वो जब अपना जो बदला लेने के लिए शुरू करता है और 12 से 13 आदमियों को वो जख्मी करता है। और मुख्तलिफ थानों में उसकी 324 की 12 से 13 FIR उस पर दर्ज होती है। और 3 से 4 कत्ल के जो मुकदमात हैं वो भी उस पर दर्ज होते हैं। यानी काशी भट्टी भी इश्तिहारी था और उस पे कत्ल के 3-4 मुकदमे 12-13 324 यानी के वो कत्ल करने की कोशिश करना, ये मुकदमे उसके ऊपर होते हैं और वो भी इसी मुकदमे में इश्तिहारी होता है। और गांव में कहा जाता है कि वहाँ पे उसने एक बोर्ड अवेजा किया हुआ था कि यहाँ पर पुलिस का आना जो है वो मना है। अब आप देखें नाज़रीन, वो कैसा खतरनाक आदमी था कि जिसने अपने गांव के बाहर ये लिखा हुआ था पुलिस का आना मना है गांव के अंदर। और मंशियात फरोख्त करता था और ऐसे फरोख्त करता था कि वो टेबल उसके बाकायदा स्टॉल लगाए जाते थे जहाँ पे वो मंशियात जो है वो फरोख्त करता था और पुलिस की जुर्रत नहीं थी कि उसको गिरफ्तार कर सके। यही दहशत को लेके वो खानका डोगरा जो सिटी है वहाँ से भी एक बिजनेसमैन के बेटे को उठाता है और उससे भी 25 से 30 लाख रुपया भत्ता जो तवान है वो वसूल करता है। और आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भी वो लोगों से भत्ता वो वहाँ से भी लेता है और मंशियात भी ऐसे खुलेआम फरोख्त करता है कि उससे पहले किसी ने ऐसे मंशियात फरोख्त नहीं की होगी। दूसरे वहाँ पे जो ग्रुप है, पट्टी ग्रुप है, भट्ट ग्रुप है या जट ग्रुप है, वो भी उनके साथ भी इसकी दुश्मनी चली आ रही होती है। और ये इतना खतरनाक काशी भट्टी होता है कि इसके सामने कोई आने की कोशिश नहीं करता।
अल्ताफ विर्क वगैरह जो है वो भी गांव छोड़ के भाग जाते हैं, वो भी इसके सामने नहीं आते क्योंकि वो इतना खतरनाक होता है कि वो अपने दुश्मनों को या पुलिस को देखते ही फायरिंग जो है वो शुरू कर देता है। इसी दहशत को और इसी खौफ को लेके कोई भी उसका सामना नहीं करता क्योंकि वो किसी को भी माफ़ी तो है नहीं उसके कागज़ों में। वो किसी को ऐसे लोग उसके सामने भी आते डरते हैं क्योंकि वो उसके बारे में कहा जाता है और लोगों ने जो हमें बताया कि जी वो बात बात में करता था और फायर पहले कर देता था, यानी कि इतना ख़तरनाक वो बंदा था कि वो किसी को फायर मारना उसके लिए कोई बात ही नहीं थी। तो इसी दहशत को लेके जिसको भी फ़ोन करता था वो उसको बता देता था और मंशियात भी उसकी चल रही थी, असला भी उसके पास बेशुमार था, फिर वो असला भी फ़रोख्त करने लग गया। अब फ़रोख्त पे मैं आपको बस अक्सर ना वो सोशल मीडिया पे बात की जाती है कि जी फैक्ट्री असले की लगाई है। फैक्ट्री असले की क्या होनी है कि वो सारा सामान जो है जैसे पार्ट्स होते हैं मतलब वो आगे पार्ट्स आगे, तो आपको सिर्फ उसको फिटिंग करना है उसकी, और वो पिस्टल राइफल जो भी उसके पास था वो तैयार हो जाता था और वो फ़रोख्त कर देता था। और जो बाकी इसके पास चीज़ें थी मतलब मंशियात वो भी इसके पास इतनी थी। और मंशियात वो कैसे लेता था, वो मंशियात मंगवाता था और जो भी उसका वो पठान वगैरह उसको देने आते थे तो वो उनको भी पैसे नहीं देता था, उनसे भी जो अगर मंशियात के अलावा पैसे भी उनसे छीन लेता था और अगर उनके पास असला है तो वो भी वो छीन लेता था। और बाहर अगर उसके दोस्त जो ग्रुप के मेंबर थे, ग्रुप में एक उसका दोस्त हुआ है राना शहजाद, जब कुछ नहीं होता था तो गांव के बाहर मेन रोड है वहाँ पे चले जाते थे और वहाँ से वो गाड़ियाँ छीन कर ले आते थे। और जो गाड़ियाँ छीन के लेके आते थे और वापस जो उनके मालिकान है उनको ही फ़ोन किया जाता था। गाड़ी की कीमत अगर 15 लाख है तो 7 लाख रुपया दे जाओ और अपनी गाड़ी ले जाओ। मतलब कि वो उसने उनकी गाड़ी छीन के बाद में आधे पैसों पर उनको ही गाड़ी वो वापस कर देता था। वो इतना खतरनाक और इतनी उसने दहशत फैलाई हुई थी कि पुलिस को भी अगर कोई जाके कंप्लेंट करता था कि हमारी गन पॉइंट पे गाड़ी छीनी गई है तो पुलिस भी कुछ भी नहीं करते थे, वो भी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद रहते थे और उसमें कार्रवाई कोई नहीं करते थे कि उसकी तरफ रेड कर लें, क्योंकि उतने आगे ही बोर्ड है। वजह क्या हुआ था कि गांव के अंदर पुलिस का आना मना है। तो ये आप उसकी दहशत का ये आलम था कि अगर किसी से गाड़ी छीनी जाती थी तो वो सीधा उसी के पास चले जाते थे, उसी गांव के बाहर या किसी वो जो सलार भटिया गांव था तो उन तक वो इतला कर देते थे कि जी हमें गाड़ी हमारी वापस कर दो तो हम आपको पैसे देने को तैयार हैं। इधर से भी वो पैसे ले रहा था लोगों से और भत्ता भी ले रहा था लोगों से और मंशियात भी फ़रोख्त कर रहा था। और उसके पास जो मेंबर होते थे उसके ग्रुप के, तो उन्होंने अपने पास मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर और जो ग्रेनेड है वो उनके पास ही हर वक्त मौजूद होते थे कि अगर कोई पुलिस वाला हमारी तरफ आएगा तो वो ग्रेनेड ही उसकी तरफ फेंकेंगे, उसको मारेंगे ताकि ब्लास्ट होगा तो वो चले जाएंगे। यहाँ पे जब सारे ज़िले में शेखुपुरा में इसकी इतनी दहशत फैली हुई होती है तो जो राना शहजाद है वो जाता है फैसलाबाद अपने ससुराल। तो वहाँ से उसके जो ससुराल वाले हैं ना उनको वहाँ के SHO मजरुल हक वो उसको उठा के ले जाता है उसके ससुराल वालों को। तो वो बताते हैं जी कि राना शहजाद बताते हैं कि जी मेरे ना वो ससुराल वालों को वहाँ का SHO उठा के ले गया। तो ये फिर वहाँ पे जाती हैं और वो जो SHO है उसकी फैमिली को अगवा कर लेते हैं और उसको फ़ोन करते हैं कि तू उसके ख़ानदान को वालों को छोड़ दे और अपनी फैमिली को आके ले जा। वो भी इस तरह ही करते हैं जी। वो SHO साहब वो अपनी फैमिली को छुड़वाने के लिए उसकी जो ससुराल वाले उनको छोड़ देता है और फिर अपनी फैमिली को है जो वो ना एक्सचेंज करने का वो हो जाता है, अपनी फैमिली दे जाता है, ससुराल वालों को उनके वाले कर देता है और अपनी फैमिली को ले लेता है। तो इस कदर वो दहशत और खौफ के अलामत बने हुए थे कि उनको किसी की परवाह ही नहीं थी। आप सोचें कि अगर मेरे या आप जैसा बंदा इस तरह का कदम उठा सकता है कि पुलिस वाले वो उसको उसके ससुराल वालों को ले गए राने शहजाद की गिरफ्तारी की वजह से, तो वो क्या करते हैं जी वो उल्टा पुलिस वालों की जो SHO उसकी फैमिली को उठा लेते हैं।
हम आप सिर्फ बात कर सकते हैं, ये कदम नहीं उठा सकते, लेकिन वो इस तरह का खतरनाक एक इश्तिहारी हुआ है, बंदा हुआ है कि वो पुलिस वालों की फैमिली को भी उठा लेते थे। और एक बार उसके भाई को भी पुलिस गिरफ्तार करती है, मानी को, तो थाने पे हमला भी करते हैं, तो अपने भाई को छुड़वा लेते हैं। वो फरुखाबाद का थाना था जहाँ पे ये सारी कार्रवाई ये होती है। और इससे पहले ना वो पुलिस उसके गांव पे जब हमला करती है ना, तो उस वक्त ये काशी भट्टी तो नहीं मिलता, इसका भाई जो मानी भट्टी है वो मिल जाता है। तो उसकी भी आमना सामना पुलिस से होता है, तो फायरिंग होती है, तो फायरिंग होती है तो उसकी टांग पे फायर लगता है मानी भट्टी की। और मानी भट्टी की जब टांग पे फायर लगता है ना, तो मानी पट्टी ना वो जख्मी हो जाता है, और उसका जख्म कोई खराब हो जाता है काफी, तो उसकी वजह से ना मानी पट्टी की टांग जो है वो काटनी पड़ती है। तो उसको ये भी बड़ा वो रंजिश होती है पुलिस वालों पे कि इसने मेरे ना भाई को फायर मारा है टांग पे, और टांग जो है वो काटनी पड़ी है। दूसरी बार इस पे फिर हमला होता है 30 अप्रैल 2011 को। तो जब ये सारे अखबारों में भी आ जाता है और टीवी पे भी ब्रेकिंग न्यूज ये चल रही होती है लाइव, कि जी वहाँ पे पुलिस मुकाबला चल रहा है। पुलिस मुकाबला जब होता है तो सब इंस्पेक्टर एक शहीद रहमत अली जो है वो शहीद हो जाता है। तो वहाँ पे एक जो पुलिस मुकाबले में जो ये इश्तिहारी थे, उनमें दो तो नामलूम होते हैं, वो इश्कास पुलिस उनको हलाक कर देती है। और तीन उनमें से एक यूसुफ भट्टी था, एक मानू भट्टी था, और एक गुल्लू भट्टी था। तो ये भी उसके बाद ना हलाक हो जाते हैं। और एक औरत भी थी, और उसके साथ गैंग में एक औरत भी थी, और वो भी इसी पुलिस मुकाबले में वो भी हलाक हो जाती है। और पुलिस वाले गाड़ियों में उनको डाल के जो डेड बॉडियां वो लेके जा रहे होते हैं। और उस वक्त तो फिर जब ये काम ये पुलिस मुकाबला होता है, तो उस वहाँ पे राना शहजाद और काशी भट्टी समेत ना 5 अफराद ना वहाँ से फरार हो जाते हैं। और काशी भट्टी के ना पाँव में फायर लग जाता है, जिसकी वजह से ना उसका पाँव थोड़ा सा काटना पड़ता है डॉक्टरों को, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है उसके पाँव में। तो या आप समझ लें कि वो फायर उसको लगता है, और फायर फायर जो है ना, फायर से वो इतना इतना जो उसका पाँव का जो मांस था ना, वो ही उड़ जाता है वहाँ से। तो अ, उसका सिर्फ पाँव कटता है, और वो बाकी उसकी टांग वगैरह को कुछ नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया पे कहा जाता है कि टांग उसकी कटी। टांग उसकी नहीं कटती, उसका हल्का सा पाँव कटा था, और जो टांग कटी थी वो उसके भाई मानी की थी। तो ये देखें कि ये एक पार्टी पे या एक शादी ब्याह पे छोटी सी एक तकरार होने से, मर्डर होने के बाद, ये जो नक्काश उर्फ काशी भट्टी है, ये कितना बड़ा गैंगस्टर और बदमाश बन जाता है कि उसने लिखा होता है जी पुलिस का आना मना है। तो जब वो होता है तो वहाँ पे मैं मुकाबले में एक औरत भी वहाँ पे हलाक हो जाती है, और ये फरार हो जाती है वहाँ पे। और उसके बाद फिर ये जो इनका सिलसिला है ना वो मफरूरी का, तो वो इधर उधर अपना टाइम पास कर रहे होते हैं, और पुलिस जैसे तैसे एक एक दो दो करके ना इसके जो साथी हैं उनको भी हलाक कर देते हैं। और पुलिस वाले, क्योंकि जब ये सब इंस्पेक्टर का शहीद होता है ना, उसके बाद पुलिस पूरे पंजाब की फिर इसके पीछे हो जाती है कि अब इसको छोड़ना नहीं है। तो फिर ये लोगों से जगह टैक्स भी बाहर से मंगवा रहा होता है, बाजार से। और कुछ बातें बनी कि जी वो बाजार में था, ये खानका डोगरा कहीं या सलार भट्टियां के उधर मेन बाजार था, तो वहाँ पे वो भत्ता लेने आया था किसी से। तो उसे वो जो बिजनेसमैन था उसने इंफॉर्मेशन दे के तो इसका पुलिस मुकाबला करवाया। और कहीं पे आ रहा है जी कि वो जो इसका एक दोस्त था, गैंग मेंबर था, वो भी तनवीर, वो तनवीर जो है वो पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया था। और उसने पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, और इसको जहर दे दिया था। उसने उसको फायर मारे, और फायर मारने के बाद उसने उसको पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन वो जो हमारे पास वो जो डिटेल आई थी, पिक्स आई थी, उसमें पुलिस वाले उसको उसकी डेड बॉडी को उठा के लेके जा रहे हैं। ये तो अल्लाह ही जानता है कि उसको जहर दिया गया या उसको उसके दोस्त ने मारा, या ये अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि वो पुलिस मुकाबले में पार हुआ है। अलबत्ता इसकी कहानी ना यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप ये देखें कि एक लड़ाई से और लड़ाई बढ़ती गई, और एक उसका भाई जब मर्डर होता है, मर्डर होने के बाद फिर वो इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया कि मंशियात भी खुलेआम बिक रही है, और वो असला भी बेच रहा है, और लोगों से भत्ता भी ले रहा है,
और गाड़ियां भी छीन रहा है और गाड़ियां आधी कीमत पे वापस कर रहा है। और फिर इस ये सारे मामलात को आगे अब मैं ले चलता हूँ कि आगे फिर क्या हुआ। अब ये सब कुछ होने के बाद जब वो पुलिस मुकाबला होता है ना 30 अप्रैल 2011 वाला, तो फिर वरना उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब वो थे, वो 100 मोटो ले लेते हैं इस पुलिस मुकाबले का और पुलिस को आईजी को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि जी इंस्पेक्टर रियाज अब्बास है ना, इस पे एफआईआर दो। तो इनकी जुडिशल जो इंक्वायरी है वो शुरू हो जाती है और सेशन जज साहब इसकी इंक्वायरी कर रहे होते हैं। तो वो इंक्वायरी में लिख भी देते हैं कि ये असल पुलिस मुकाबला था। तो लेकिन फिर भी वहाँ पे एक खातून भी वो भी मर्डर हुई थी, तो वो कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब फिर आईजी को कहते हैं 6 कत्लों की एफआईआर दो। फिर वो कहते हैं कि इस पे ना 7 कत्लों की एफआईआर दो। तो फिर वो उनका जो मैटर है वो ऐसे ही चलता रहता है, इंक्वायरी वगैरह। रियासत अब्बास को इतना बड़ा पुलिस मुकाबला करने में, जिसमें डीपीओ साहब खुद भी और भी पुलिस अफसरान शामिल होते हैं, तो ये असल जो पुलिस मुकाबला था उसकी वो जो इंक्वायरी है वो चलती रहती है। और ऐसे ही नक्काश रफ काशी पट्टी वो भी हलाक हो जाता है, राना शहजाद वो भी हलाक हो जाता है, और बाकी जो इसका गैंग था वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि ये इसका गैंग है, ये सारे ये लोग थे उस वक्त। तो ये भी सारे मारे जा चुके हैं। एक छोटी सी बात, उसको लेके मर्डर, उसके बाद जो सलार भट्टिया गांव था वो नो एंट्री बन जाता है पुलिस के लिए और बोर्ड लगा लिया जाता है। लेकिन एंड हमेशा की तरह एंड वो देखिए एंड क्या होता है, वो आखिर फिर पुलिस के हाथों मारा जाता है या उसके दोस्त ने उसको जहर दे दिया। लेकिन मौत तो आनी है। अगर यही अपनी आराम से जिंदगी कोई गुजारा होता तो ऐसे शायद उसकी मौत ना होती। तो लेकिन उसकी अगर मैं कहूँ कि किस्मत में लिखा हुआ था कि ऐसी मौत उसकी, तो फिर उसको टाल भी नहीं सकता। ये तो सारे अल्लाह पाक के काम है कि अल्लाह पाक ने जिस तरह जैसे भी जिसकी भी लिखी है तो वो उसको जो मौत है वो मिलनी है। अब देखते रहे नेक्स्ट स्टोरी तक। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।